नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। मैं हूं मुकुल शर्मा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबरें आपके साथ हम साझा करेंगे, लेकिन आइए उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वामित्व योजना के तहत देश भर के 50,000 से अधिक गांवों में 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड करेंगे वितरित। लाभार्थियों से भी करेंगे वर्चुअल संवाद। कोलकाता के आर्चिकर रेप मर्डर केस में आज सियालदह कोर्ट में दोपहर 2 बजे आएगा फैसला। सीबीआई ने संजय रॉय के लिए मांगी मौत की सजा। कर्नाटक के मुरा घोटाले में ईडी का शिकंजा। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया समेत अन्य के करीब 300 करोड़ की संपत्ति जब्त। तेज हुई कांग्रेस बीजेपी में बयानबाजी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज महाकुंभ में संत महात्माओं से करेंगे मुलाकात। त्रिवेणी संगम में स्नान के लिए दुनिया भर से श्रद्धालुओं का आगमन जारी। और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम इंडिया की घोषणा आज। जसप्रीत बुमराह के चयन पर सबकी नजर। 19 फरवरी से शुरू होगी चैंपियंस ट्रॉफी। और आइए खबरें देखते हैं विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं कोलकाता के अभया मामले को लेकर। जी हां, आज अभया को इंसाफ मिलेगा। पूरे देश की आज यही उम्मीदें हैं। दोपहर 2 बजे कोलकाता के आर्चिकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या के मामले में आज सियालदह कोर्ट अपना फैसला देखना होगा कि क्या संजय राय को फांसी होगी। पिछले साल 8-9 अगस्त की रात को सीबीआई ने मुख्य आरोपी संजय राय के लिए फांसी की सजा की मांग की है। आपको बता दें, पीड़िता के माता पिता सीबीआई जांच पर लगातार असंतोष जताते आ रहे हैं। उनका कहना है कि घटना में कई और लोग भी शामिल हैं और इसके पीछे और भी कई रहस्य हैं जिन्हें छिपाया जा रहा है। दरअसल अगर बात करें तो पिछले 9 अगस्त को आर्चिकर अस्पताल के आपातकालीन विभाग की 4थी मंजिल से ट्रेनी डॉक्टर का शव बरामद हुआ था। सिविक वॉलंटियर संजय रॉय पर ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और बेरहमी से हत्या करने का आरोप लगा था। घटना के बाद संजय रॉय को गिरफ्तार कर लिया गया। मामले की शुरुआती जांच पुलिस ने की, लेकिन बाद में कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देश पर इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी गई। इस मामले को लेकर देश भर में गुस्सा और नाराजगी देखने को मिली थी। इसके खिलाफ देश भर में लंबे समय तक विरोध प्रदर्शन हुए। आक्रोशित डॉक्टर्स ने पारदर्शी जांच और बंगाल में डॉक्टरों की सुरक्षा के समेत कई अन्य मांगों को लेकर बंगाल सरकार के खिलाफ महीनों प्रदर्शन किया था। इस क्रम में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ कई बार बैठक का दौर भी चला। और आपको बता दें, इस बीच पीड़ित अभया के माता पिता ने उम्मीद जताई है कि गुनहगार को सजा होगी। वहीं पश्चिम बंगाल के भाजपा नेताओं ने मामले में जांच को लेकर असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि कुछ आरोपी शिकंजे से बाहर हैं। जो खूनी और रेपिस्ट एक नहीं था, एक से अधिक था। तो लोगों का मन में अभी भी एक प्रश्न है जो बाकी लोग कहा गए। तो लेकिन अभी भी इन्वेस्टिगेशन जारी है। लेकिन जो आरजीकर का जो आज जो मुख्य जो दोषी पाया गया, उनका ऊपर सजा होगा, ऐसा ही लोगों का मानना है और उसको अंतिम सजा होगा। साझा होगा और भी जो इसके साथ जुड़ा हुआ है सबको साझा मिलने से हमको थोड़ा सा सुकून मिलेगा। कोर्ट ने पूरा एविडेंस देखा है और कोर्ट ने सब कुछ देख के जो अच्छा सजा जो देना है वो दे देंगे। तो जाना आपने किस तरीके से इस पूरे मामले में फैसले का इंतजार किया जा रहा है। इस पर और ज़्यादा जानकारी के लिए आइए रुक कर लेते हैं। हमारे संवाददाता कोलकाता से प्रसन्नजीत बख्शी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रसन्नजीत, जानना चाहेंगे आपसे, जिस तरीके से आज 2 बजे के बाद इस पूरे मामले में जो फैसला आना है, सीबीआई की जो मांग है वो फांसी की है, साथ ही साथ जो पीड़ित परिवार है पीड़िता का, वो कहीं ना कहीं असंतोष भी जता रहा है अभी तक की जाँच पर। मुकुल, देखे, अदालत के ऊपर हम बात तो नहीं कह सकते। ये पीड़िता की पिता माता की सोच है कि उनकी अगर ऐसा लग रहा है, जैसे बीजेपी की नेता राहुल सिन्हा का बाइट भी अपने सुनाया है कि हो सकता है कि इस पूरे मामले में एक से अधिक जो लोग वो इन्वॉल्व थे, लेकिन
हमें सीबीआई के ऊपर भरोसा रखना चाहिए, हमें जी। अदालत के ऊपर भरोसा रखना चाहिए और उसी हिसाब से सीबीआई को जो 13-14 अगस्त को उनको ये तहकीकात की जिम्मेदारी दिया गया था, उसके बाद लगातार सीबीआई की तरफ से तहकीकात किया गया है। जब पूरे देश इस मामले में अपना आक्रोश जता रहे थे, तब सीबीआई अपना जो तहकीकात है वो जारी रखे एक नतीजे तक पहुंचे जी। है। आज 2 बजे के बाद फैसला आने से हमको पता चलेगा कि अदालत के सामने क्या क्या सबूतें सीबीआई की तरफ से रखा गया है, क्या आज की जो सजा घोषणा है ये अंतिम है या आगे जाके इसका तहकीकात और बरकरार रखना पड़ेगा। ये अदालत की जो कुछ भी फैसला है उससे बाद पता चलेगा। मुकुल, बिल्कुल प्रसन्नजीत, लेकिन इस पूरे मामले को अगर देखा जाए, कहीं ना कहीं शुरुआत में जिस तरीके की ढिलाई बढ़ती गई और खास तौर से क्योंकि जब सवाल उठने लगे तो मुख्यमंत्री भी सिर्फ कहीं ना कहीं एक असंतुष्ट तौर पर जवाब देती गई और उसके बाद हमने देखा था सुप्रीम कोर्ट ने खुद इंटरवीन किया था और उसके बाद जब फटकार लगी तब जांच में थोड़ा सा हमने देखा था किस तरीके से सक्रियता नजर आई थी। बिल्कुल मुकुल, मैं एक बात तो शायद आप भी मुझसे भाग रखेंगे कि ये 9 अगस्त की सुबह जब पता चला इस घटना के बारे में, इस बर्बर घटना के बारे में, तो हमने 100 बार कई 100 बार बातचीत किए हैं और इससे पता चला है पूरे सिर्फ कोलकाता में नहीं, सिर्फ आरजीकर में नहीं, सिर्फ पश्चिम बंगाल के नहीं, पूरे देश में और पूरे दुनिया में इसके बारे में लोगों ने अपना आक्रोश जताया था। और जो बेरहमी से इस पीड़िता को मारा गया था, उस बेरहमी कोई माँ बाप और कोई भी सहन नहीं पाया। अब इसीलिए ना लोगों का कहना है कि सीबीआई, लोगों का मानना है कि सीबीआई सही और सच्चा तरीके से तहकीकात किया है, लेकिन ये जो सवाल लोगों के मन में है, रातों एक के बाद एक रात हजारों करोड़ों लोग पूरे बंगाल में रास्ते पे उतर आए, पूरे देश में रास्ते पे उतर आए, तो इनका सवाल है कि एक इंसान से, संजय राय जो मुख्य आरोपी है, एक इंसान से इतना बेरहमी से एक इंसान को मारा जा सकता है कि नहीं, ये सवाल तो रहेगा ही, लेकिन अदालत के ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा। मुकुल जी बिल्कुल, वो भरोसा लगातार अदालत पर कायम है, लेकिन जिस तरीके से शुरुआती तौर में जो बंगाल की पुलिस उस पर आरोप लगे कि जो कहीं ना कहीं सबूत थे उनसे कुछ किसी तरह की छेड़छाड़ की गई, अगर सबूत सारे मिलते तो शायद किसी और दिशा में भी हम देख सकते थे इस पूरे मामले को। लेकिन उसके बाद एक जिस प्रदेश में महिला मुख्यमंत्री हो वहाँ पे इस तरह के जो जघन्य अपराध है वो होता है और उसके बाद भी नाम जिनका ममता बनर्जी है उनमें शायद कहीं ना कहीं लोगों का यही कहना था कि ममता उनमें शायद बची ही नहीं है, क्योंकि ना तो उन्होंने किसी तरह का एकदम एक्शन लिया था। उसके बाद जो डॉक्टर्स हमने देखा था जो प्रदर्शन कर रहे थे, जो स्ट्राइक पर बैठे थे, उनके साथ भी जो बैठकों का दौर है वो बिल्कुल बेनतीजा रहा था। मुकुल देखिए, अगर आप मुझसे सवाल पूछे, मैं वो जो सो कॉल्ड प्लेस ऑफ ऑकरेंस है वो देखा था और उसके बाद भी देखा है, सब कुछ देखा है। लेकिन हम एजेंसी नहीं है, हम तहकीकात नहीं कर पाएंगे, हम अदालत नहीं है, हम फैसला नहीं सुना पाएंगे। लेकिन ये सवाल मेरे मन में भी है कि वहां पे 9 से 13 तारीख तक ये जो 4 दिन वो जो पूरा जगह कैलकाटा पुलिस की निगरानी में वहां पे तहकीकात किया जा रहा है और वहां पे जिस तरह से तोड़फोड़ किया गया है, जिस तरह से वहां पे मतलब कई लोगों की आना जाना रहा, जो हम कहते हैं कि फॉरेंसिक के लिए उस जगह को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। हम सिनेमा में देखते हैं कि वहां पे प्लेस ऑफ ऑकरेंस बोल के एक टेप लगाया जाता है, ऐसा कुछ नहीं था, वो फ्री फॉर ऑल था। तो स्वाभाविक है हम जैसे पत्रकारों की जो स्टोरीज लोगों को दिखाया गया था, उससे ही लोगों का मन में एक कॉमन सेंस से ये सवाल आया था कि एक प्लेस ऑफ ऑकरेंस में ऐसे फ्री फॉर ऑल कैसे हो सकता है। ये शायद किसी ना किसी जगह से दबाव डाला जा रहा है कि जो मुख्य आरोपी है उन लोगों को सेव किया जाए, उन लोगों को किसी तरह से बचाया जाए और संजय राय को सामने लाया जाए। ये सवाल लोगों के मन में 9 अगस्त से शुरू होकर आज 2025 के 18 जनवरी तक भी जारी है। लोग ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि सिर्फ संजय राय जैसे एक दुबला पतला कोई इंसान, उनसे इतना बड़ा जघन्य अपराध एक इंसान से हो सकता है। ये सवाल हमारे मन में भी है, आपके मन में भी है और हजारों करोड़ों लोगों के मन में भी है। लेकिन मुश्किल इस बात की है कि वहां पे उस 3-4 दिन में
जो कुछ भी तांडव किया गया था तहकीकात के नाम पे, उनकी इसके ऊपर कोई सवाल हमारी तरफ से अगर उठाया भी जाए, लेकिन अदालत में इसके बारे में क्या सवाल जवाब हो सकता है मुझे पता नहीं मुकुल। बिल्कुल, देखिए ना तो हम सवाल उठा रहे हैं, लेकिन जो जनता वहां पर थी उन्होंने लगातार सवाल उठाए, जो विरोध प्रदर्शन हुए उसमें इस बात को दोहराया गया, और वहां पे जो खासतौर से जो डॉक्टर्स थे जो जिन्होंने लगातार विरोध प्रदर्शन किए, उनका यही कहना था। लेकिन अब जिस तरीके से कहीं ना कहीं जो परिवार का जो राय है वो अलग है इस पूरे मामले को लेकर, लेकिन जो डॉक्टर्स हैं जिन्होंने तब अपनी तमाम मांगें उठाई थी और अभया को इंसाफ मिले, इस बात को लेकर जिस तरीके से हमने देखा था रात भर कैंडल मार्च हमें देखने को मिला था, अब उन डॉक्टर्स का क्या कुछ कहना है इस मामले में? देखिए मुकुल, और एक बात मैं कह दूं पहले डॉक्टर्स की बातों पे आने के पहले जी, कि 14 अगस्त रात को, आपको याद होगा 14 अगस्त रात को हम डीडी न्यूज में भी रात 12:15 या 12:30 बजे तक लोगों की वो जो रास्ते पे जिसको हम कहते हैं कि रात रिक्लेम द नाइट, तो ये पूरे दुनिया देखा था किस तरह से लोगों ने रास्ते पर उतर आया। लेकिन उसके बाद उस रात को 12:30 की तुरंत बाद जिस तरह से कई सौ लोग आरजीकर अस्पताल में तांडव मचाया, उसके बाद से लोगों के मन में ये सवाल एकदम गहरिया तक पहुंच गया है कि किसी ना किसी तरह किसी ना किसी जगह से सबूत मिटाने की काम किया जा रहा है, और इसका कोई जवाब हमें अभी आज तक नहीं मिला। पहली बात तो ये है। दूसरी बात है कि डॉक्टर की तरफ से अब उसके बाद से कुछ घटनाक्रम ऐसा होने लगा है कि शायद सरकार की तरफ से, जब सरकार ने समझ लिया है कि हमने आरजीकर को अपना काबू में लाकर ये कर दिया, ये जो आंदोलन है इस आंदोलन को पूरी तरह से कुचल दिए हैं, तो अब इस डॉक्टर के खिलाफ कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे जो विंडिक्टिव अप्रोच है वो अप्रोच दिखाना चाहिए। आपको पता है कि कुछ दिन पहले मिदनापुर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में किसी सलाइन इस्तेमाल के कारण एक मां का मौत हो जाने के बाद 12 डॉक्टर को सस्पेंड किया गया। वो लाइसेंस, वो जो सलाइन है वो ठीक या नहीं इसके बारे में कोई तहकीकात नहीं, ऊपर से 6 सीनियर डॉक्टर और 6 जूनियर डॉक्टर को सस्पेंड किया गया, और बताया ये गया कि आगे से ऑपरेशन थिएटर में कोई ट्रेनी डॉक्टर जा नहीं सकता। ये एक अजीब किस्म का ऑर्डर है। तो लोगों का कहना है कि ये आरजीकर की बदला ममता बनर्जी की तरफ से लिया जा रहा है। तो आप समझ ही सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं मुकुंद। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, क्योंकि अब इतना समय भी हुआ है प्रसन्नजीत, तो सरकार का एक जो दबाव है क्या उसको हम मान सकते हैं इस पूरे मामले में? सरकार का दबाव सिर्फ नहीं है, सरकार का भयंकर दबाव है जी। और दबाव इस तरह की है कि ये जो आरजीकर मामले में जो सारे जूनियर डॉक्टर सामने फेस बन के आए थे, इन लोगों की कहां खामियां है, कहां से इन लोगों को पकड़ में लाकर इनकी घर पे पुलिस भेजा जा सकता है, इनकी घर पे किसी ना किसी आरोप पर जो सर्च वारंट लेकर वहां पे जाके घर को तहस नहस किया जाए, घर के मां बहन पिताजी सबका मन में एक दहशत ये किया जाए। ये अलग अलग एक जी जाहिर तौर पर कि घर पे ऐसा किया जा रहा है, ये बंगाल में कोई नया बात नहीं है, ये होता रहता है। हम जैसे पत्रकारों के घर में भी पुलिस भेजा जाता है और किसी झूठा आरोप के ऊपर घर को तहस नहस किया जाता है। तो बंगाल में जो पिछले 2011 से हम देख रहे हैं, आज 2025 में भी वैसा ही हो रहा है, ये डॉक्टर के खिलाफ भी ऐसा ही हो रहा है जी। तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में जो सरकार की संवेदनाएं हैं वो शून्य नजर आई थी, लेकिन अब देखना होगा कि आज दोपहर 2 बजे के बाद जो सियालदह कोर्ट है वो इस पूरे मामले में क्या फैसला सुनाती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रसन्नजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस मामले की अगर बात की जाए, लगातार आपको बता रहे हैं किस तरीके से इस यहाँ पर जो अभया को इंसाफ की बात कही जा रही है, 2 बजे के बाद क्या जो इंसाफ है वो मिल पाता है और जो न्याय की मांग हो रही थी वो पूरी हो पाती है या नहीं। फिलहाल बुलेटिन में हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत डीडी न्यूज़ पर। अब आइए खबरों में हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कर्नाटक की, जहां मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण मुडा घोटाले मामले में ईडी ने 300 करोड़ रुपए की 14 अचल संपत्ति को जब्त किया है।
कुर्क की गई इन संपत्तियों में विभिन्न व्यक्तियों के नाम पर ये पंजीकृत हैं। दरअसल ये कार्रवाई मुरा द्वारा भूमि आवंटन में कथित अनियमितताओं की मनी लॉन्ड्रिंग जांच को लेकर की गई है। सीएम सिद्धरमैया पर आरोप है कि मुरा की ओर से अधिग्रहित 3 एकड़ 16 गुंठा भूमि के बदले अपनी पत्नी बीएम पार्वती के नाम पर उन्होंने 14 भूखंडों के लिए मुआवजा पाने के लिए अपने पॉलिटिकल पावर का इस्तेमाल किया। इस मामले में ईडी सीएम सिद्धरमैया से पूछताछ भी कर सकती है। इस मामले में सीएम सिद्धरमैया की पत्नी बीएम पार्वती को 14 भूखंडों के हस्तांतरण में कई अनियमितताओं के सबूत मिले हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए जारी भाजपा संकल्प पत्र की सराहना करते हुए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मुफ्तखोरी और बेसिक सुविधा मुहैया कराने में फर्क है। गरीब कल्याण के लिए उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी के मुफ्त राशन योजना और आवास का भी उदाहरण दिया। प्रधानमंत्री जी दरिद्र को नारायण मानते हैं। फ्री बीज में और जनता को न्यूनतम सुविधाएं देने में अंतर है। ये प्रधानमंत्री ने। और आपको बता दें, कर्नाटक सीएम सिद्धरमैया के खिलाफ जो मुरा घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र ने इस कार्रवाई को बड़ी जीत करार दिया है। तो कहीं ना कहीं सिद्धरमैया पर बीजेपी जो है हमलावर नजर आती है और इस पूरे मामले में ईडी की जांच में सिद्धरमैया से जुड़े भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ था और इसको अब बीजेपी ने इसके बाद सिद्धरमैया पर निशाना साधा है। और साथ ही साथ बीवाई विजेंद्र जिन्होंने कहा है कि घोटाले की सीबीआई जांच की जाए। तो इस पूरे मामले को अगर देखा जाए कहीं ना कहीं अब ईडी का जो शिकंजा है वो कसता हुआ नजर आ रहा है और ख़ास तौर से अब माना जा रहा है कि शायद कहीं ना कहीं सिद्धरमैया से भी जो पूछताछ है वो हो सकती है। और इस पूरे मामले में जानकारी के लिए हम रुक करेंगे बेंगलुरु से हमारी संवाददाता शुभा फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। शुभा, अगर देखा जाए क्योंकि जिस तरीके से पूरा जो घोटाला है कहीं ना कहीं अब इस पर ईडी का जो शिकंजा है वो कसता हुआ नज़र आ रहा है। मुकुल, हम देख सकते हैं कर्नाटका में कई दिनों से ये मामला चल रहा है और ईडी ने इसको इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार थे और सिद्धरामैया सहित सिद्धरामैया के पत्नी पार्वती और 4 लोगों को इन्होंने इन्वेस्टिगेशन भी किया था और जिसके चलते कल ईडी ने एक रिपोर्ट प्रेस रिपोर्ट रिलीज़ किया है जिसमें 142 का संपत्ति जो इन्होंने 142 का संपत्ति में हम देख सकते हैं 300 करोड़ से भी ज़्यादा प्रॉपर्टी को इन्होंने विभिन्न व्यक्तियों के नाम पे लिया था जिसमें एजेंट भी शामिल थे और रियल एस्टेट के कई लोग इसमें शामिल थे। अगर कर्नाटका के जनता इस सारे इन्वेस्टिगेशन के लिए सिद्धरामैया को इस्तीफा का मांग भी की थी और बीजेपी और कर्नाटका के जनता ने मैसूर चलो का रैली भी किया था, लेकिन ये सारे इन्वेस्टिगेशन को सिद्धरामैया ने कई तरह से इन्होंने इग्नोर भी किया था। जब इन्होंने एक ईडी का रिपोर्ट जो कल आया है जिसके चलते कांग्रेस नेताओं ने अब बता रहे कि बेलगावी में अभी कांग्रेस का रैली है, सम्मेलन है, जिसको रोकने के लिए कर्नाटका के जनता को जिसको डाइवर्ट करने के लिए ईडी ने ऐसा रिपोर्ट दिया। लेकिन ईडी तो अपने कार्रवाई कर रहे हैं, जिन्होंने ईडी सारे मामले को सही तरह से जांच करने के लिए इन्होंने ऐसा रिपोर्ट दिया है। बल्कि अभी कर्नाटका में हम देख सकते हैं कर्नाटका का अभिवृद्धि को लेकर कर्नाटका जनता ने कई सारे प्रश्न उठाए थे जिन्होंने कर्नाटका के मुख्यमंत्री इसके सारे का जवाब नहीं दिया। और इन्वेस्टिगेशन के बारे में हम बता सकते हैं तो इन्होंने इन्वेस्टिगेशन में इतना इन्वॉल्व भी नहीं हो रहा है, बल्कि कर्नाटका के जनता अभी न्याय का मांग कर रहे हैं। जी बिल्कुल शुभा, यानी माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं वो गंभीरता शायद इस पूरे मामले में जांच को लेकर नज़र नहीं आ रही है, लेकिन अब जिस तरीके से ईडी का जो शिकंजा है कसता हुआ नज़र आएगा तो और भी ज़्यादा जो राज हैं इस घोटाले से जुड़े हुए वो सामने आ सकते हैं।
अभी हम देख सकते हैं इसमें रियल एस्टेट के वाले भी है और एजेंट के रूप में जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी को अपने नाम पे लिया है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में जिनका नाम नहीं आया है बल्कि सिद्धरामैया सहित उनके परिवार के नाम आया था। लेकिन अभी इसके सारे 300 करोड़ से ज़्यादा प्रॉपर्टी में इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आया, तो इसमें कौन कौन शामिल है और कैसे इसका मोड़ा हगरण घोटाला हुआ है, सारे जांच के बाद ही पता चलता है। जी बिल्कुल शुभा, लेकिन इस पूरे मामले को अगर देखा जाए, क्योंकि जिस तरीके से शुरुआती तौर में कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग से जोड़कर इसको देखा गया और उसके बाद हमने देखा किस तरीके से जो संपत्तियों का ब्यौरा निकल कर आया, लेकिन अब जो संपत्तियां खासतौर से जब्त की गई हैं ईडी द्वारा, उनके ज़रिए अगर देखा जाए तो उन सभी संपत्तियों से जुड़े जो लोग हैं जिनके नाम वो पंजीकृत रजिस्टर्ड हैं, उन पर भी किस तरह की जो कार्रवाई है वो होती हुई नजर आएगी। अभी हम देख सकते हैं ईडी के रिपोर्ट जो प्रेस रिलीज इन्होंने किया है, इनमें रियल एस्टेट का जो व्यक्ति का नाम है, जो व्यक्ति कहीं ना कहीं जिंदा है या नहीं है, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट तो फेक भी हो सकता है, क्योंकि इसमें शामिल तो मुख्यमंत्री और उसके परिवार है। इन्होंने कोई नाम के ऊपर इन्होंने प्रॉपर्टी को अपना लिया है और कौन है और इसके पीछे क्या है, इसका अभी तक नाम सामने नहीं आया है। जी बिल्कुल, तो देखना होगा किस तरीके से इस पूरे मामले जो जांच है वो तेज़ होती नजर आएगी और किस तरीके से जो नए राज हैं वो भी खुलते हुए आएंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका शुभा हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आइए बाकी बढ़ते हैं। आपको बता दें, वक्फ संशोधन विधेयक 2024 से संबंधित संयुक्त संसदीय समिति यानी जीपीसी आज बिहार की राजधानी पटना में विचार विमर्श करेगी। वरिष्ठ सांसद जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता में ये समिति राज्य शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड के प्रतिनिधियों सहित विभिन्न पक्षों के साथ बातचीत करेगी। इस बातचीत का उद्देश्य वक्फ अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों में सुधार करना है। इस अधिनियम के माध्यम से देश में पंजीकृत लाखों वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन किया जाता है। बिहार के पटना में आए हैं तो अपने आप में ये महत्वपूर्ण मीटिंग है और जो पार्लियामेंट के द्वारा जब सरकार के आग्रह पे ये जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को इसको सुपुर्द किया है वक्फ के अमेंडमेंट एक्ट को, तो अब इसमें बिहार में भी आकर के और यहाँ के डेलीगेशन से, यहाँ के ऑफिशियल के साथ, वक्फ बोर्ड के साथ, माइनॉरिटी कमीशन के साथ या जो बार काउंसिल के लोग हैं या लायर्स हैं, काफ़ी डेलीगेशन हैं सुना, उनके साथ हमारी मीटिंग होगी, क्योंकि हमें रिपोर्ट इसी बजट सेशन में देना है। इसमें अगर भारत सरकार एक सुधार लाना चाहती, वक्फ की प्रॉपर्टी का फ़ायदा गरीबों को, पसमानदा को, आम लोगों को मिल सके। और आपको बता दें, कड़ाके की ठंड के कारण अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का शपथ ग्रहण यूएस कैपिटल के बाहर खुली जगह के बजाय यूएस कैपिटल के अंदर कैपिटल रोटुंडा हॉल में आयोजित किया जाएगा। ट्रंप सोमवार को दूसरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। ट्रंप ने अपने इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर शुक्रवार को कहा कि वाशिंगटन डीसी में तापमान रिकॉर्ड न्यूनतम स्तर पर पहुंच सकता है। कड़ाके की ठंड के कारण मैंने शपथ ग्रहण समारोह यूनाइटेड स्टेट्स कैपिटल रोटुंडा में कराने का आदेश दिया है। 1985 में रोनाल्ड रीगन का शपथ ग्रहण भी कैपिटल रोटुंडा में हुआ था। कैपिटल रोटुंडा कैपिटल बिल्डिंग में गुंबद के नीचे है। ये प्रतिनिधि सभा और सीने कक्षों की ओर जाने वाले गलियारों से जुड़ा हुआ है। ट्रंप ने कहा कि रविवार दोपहर कैपिटल वन एरिना में विजय रैली सहित अन्य सभी कार्यक्रम पहले के कार्यक्रम के अनुसार होंगे। लोग समारोह को कैपिटल वन एरिना के अंदर स्क्रीन पर देख सकते हैं। इजरायल की कैबिनेट ने गाजा संघर्ष विराम समझौते को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने समझौते के शुरू होने के एक दिन पहले हमास के साथ हुए समझौते पर मुहर लगाने की जानकारी दी। नेतन्याहू के कार्यालय ने एक संक्षिप्त बयान में कहा कि शनिवार की सुबह 6 घंटे से अधिक समय तक चली बैठक के बाद सरकार ने समझौते की पुष्टि की। बयान में कहा गया कि सरकार ने बंधकों की वापसी के लिए रूपरेखा को मंजूरी दे दी है। बंधकों की रिहाई के लिए रूपरेखा रविवार को लागू होगी। समझौते के तहत संघर्ष विराम की शुरुआत 6 सप्ताह के शुरुआती चरण से होगी, जिसमें बंधकों के बदले कैदियों की अदला बदली शामिल है और ये 15 महीने पुराने युद्ध को समाप्त करने का रास्ता खोल सकता है। इस चरण में महिलाओं, बच्चों और 50 वर्ष से अधिक उम्र के पुरुषों सहित 33 इजरायली बंधकों को रिहा किया जाएगा। इसराइल पहले चरण के अंत तक इजरायली जेलों में बंद सभी फिलिस्तीनी महिलाओं और 19 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को रिहा कर देगा।
इजरायली न्याय मंत्रालय ने शुक्रवार को 95 फिलिस्तीनी कैदियों की सूची जारी की, जिन्हें रविवार को पहली बार रिहा किया जाएगा। और खबर खेल जगत से आपको बता दें, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम का ऐलान आज मुंबई में होगा। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और चयन समिति के अध्यक्ष अजीत अगरकर की मौजूदगी में भारतीय टीम की घोषणा की जाएगी। चैंपियंस ट्रॉफी के अलावा इंग्लैंड के खिलाफ अगले महीने होने वाली 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए भी भारतीय टीम घोषित की जाएगी। रोहित शर्मा और अजीत अगरकर मुंबई में दोपहर 12:30 बजे अब से यानी कुछ देर बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और टीम की घोषणा करेंगे। 19 फरवरी से शुरू होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के तहत आयोजित होगी, जिसमें भारत अपने मुकाबले दुबई में खेलेगा। भारत ने इस टूर्नामेंट के लिए अपनी टीम पाकिस्तान भेजने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद आईसीसी ने हाइब्रिड मॉडल का फॉर्मूला अपनाया। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए DD न्यूज़।